राधिका अपना परफॉर्मेंस खत्म करने के बाद स्टेज से नीचे तो आ गई थी, लेकिन उसकी हालत खराब हो गई थी। मारे बेहोशी के वो गिर चुकी थी और इसलिए सोनाली और मिली ने उसके लिए जल्दी से एम्बुलेंस बुलवा लिया था। इधर तभी अलीशा ने अपने कुत्ते हनी को पानी पिलाने के लिए हैप्पी को भेज दिया था, लेकिन निशा अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। उसने हनी को भी वही पानी पिला दिया जो उसने राधिका को पिलाया था। उसे पीते ही हनी की हालत खराब हो गई और इस वजह से अनुराग और अलीशा ने गुस्से में निशा को घेर लिया था, लेकिन निशा ने भी चालाकी से सारा इल्जाम राधिका के सिर पर डाल दिया। अब सारी आंखें राधिका की तरफ घूम चुकी थी। तुम फिर से तुम अच्छा गा नहीं सकती, ये बात तो समझ आ गई थी, लेकिन तुम्हारी मेरी कुत्ते से क्या दुश्मनी थी? तुमने इसको क्यों बीमार कर दिया? अनुराग ने राधिका की तरफ देखकर उसके ऊपर भड़कते हुए कहा। राधिका के पेट का निचला हिस्सा अभी भी काफी दर्द कर रहा था। उसकी आंखें तक खुलने का नाम नहीं ले रही थी। अनुराग के शब्दों ने न सिर्फ उसके दर्द को और ज्यादा बढ़ा दिया, बल्कि उसकी वजह से उसका दिमाग भी असमंजस में पड़ गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि माजरा क्या था। और जहां तक सवाल जसबीर और मुदिता का था, उन्हें तो इस बात की कोई खबर नहीं थी कि राधिका को पानी निशा ने ला कर दिया था। इसी बीच एम्बुलेंस का सायरन बजना शुरू हो गया और उसकी बत्ती की लाल और नीली रोशनी आसमान में चमकती हुई नजर आ रही थी। सोनाली ने राधिका के लिए जिस एम्बुलेंस को बुलाया था वो आ गया था। एम्बुलेंस तुरंत उस जगह पर आ गई जहां सोनाली ने बता दिया था और तुरंत उसमें से 2 मेल नर्स ने उतरकर स्ट्रेचर निकाल दिया। जल्दी से इन्हें हॉस्पिटल ले चलो। सोनाली ने और मिली ने राधिका को स्ट्रेचर पर लेटाने में उसकी मदद की। 1 मिनट रुको, मैंने कब कहा कि तुम लोग यहां से जा सकते हो? अनुराग पीछे से चिल्ला पड़ा। उसकी आवाज सुनकर ही सबके रोंगटे खड़े हो गए। अनुराग के चिल्लाने की वजह से जो जहां खड़ा था वो वहीं जम गया। फिर अनुराग की नजर निशा के ऊपर जा टिकी। उसने कहा, ये पानी इस डॉक्टर को दिखाओ, चेक करवाओ कि इसमें किसी तरह का जहर तो नहीं मिला हुआ है। जी सर, जी सर। निशा ने तुरंत उसके हुक्म को माना और बिजली की रफ्तार से हाथ के बॉटल लेकर डॉक्टर को थमा दी। डॉक्टर अनुराग भारती को अच्छे से जानता था, इसलिए वो उसकी बात टाल नहीं सकता था। उसने अपने एम्बुलेंस में से तुरंत एक इंस्ट्रूमेंट निकाला और पानी में क्या मिला हुआ था उसकी जांच करने लगा। ठीक इसी वक्त अलीशा ने उन दोनों नर्सों के हाथ में हनी को थमा दिया और वो राधिका को छोड़कर उसके कुत्ते का इलाज करना शुरू कर चुके थे। डॉक्टर ने उनसे कहा कि वो कुत्ते को दर्द का 4 इंजेक्शन दे दे, क्योंकि सिर्फ 1 इंजेक्शन में उसका काम नहीं चलने वाला था। मेल नर्स ने यही किया, उसे 4 इंजेक्शन देकर थोड़ा सा स्थिर कर दिया। इंजेक्शन शरीर में जाने की कुछ देर बाद थोड़ा सा आराम होना उसे शुरू हो गया था। अनुराग सर, इसके अंदर एक ऐसी दवा मिली है जिसकी वजह से शरीर में बहुत तेजी से दर्द उठना शुरू हो जाता है। इसका नाम हियोचिन पेंटनॉल है। उस डॉक्टर ने अनुराग के पास आते हुए कहा। जैसे ही डॉक्टर के कहे शब्द उन लोगों ने सुना तो वहां पर जोर जोर से हल्ला होने लगा। अनुराग ने गुस्से से राधिका की तरफ देखा। तब तक राधिका ने अपनी आंखें खोल ली थी। तब सबसे पहले उसकी नजर निशा से जाकर मिली और उसे एहसास हुआ कि निशा राधिका की मदद करने के लिए नहीं बल्कि उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही थी। सर, मैंने इसमें कुछ नहीं किया है, पानी की बोतल इसी ने मुझे ला कर दी थी। राधिका ने बड़ी मुश्किल से अपना हाथ उठाते हुए निशा की तरफ किया और अनुराग की तरफ देखने लगी। बकवास कर रही है ये। निशा ने तुरंत राधिका के इल्जाम से अपना पल्ला झाड़ लिया। उसने अनुराग की तरफ देखा। उसे डर लगना शुरू हो गया था कि कहीं अनुराग राधिका की कही बात सही नहीं मान ले। अनुराग सर, ये मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है क्योंकि मैंने आपके सामने इसका नाम ले लिया। अब ये अपनी चोरी छुपाने के लिए उल्टा मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही है। निशा ने राधिका के ऊपर बरसते हुए कहा। नहीं सर, ये बकवास कर रही है। जो कुछ हुआ इसी की वजह से हुआ। मेरे पेट में जो दर्द हुआ वो भी इसी की वजह से हुआ और आपके कुत्ते के पेट में भी जो दर्द हुआ ना, वो भी इसी की वजह से हुआ है। राधिका ने फिर से निशा के ऊपर झल्लाते हुए कहा। हाँ, अब जब सच सामने आ गया है तो तुम मनगढ़ंत कहानियां बना रही हो। मुझे फंसाने की कोशिश मत करो राधिका। अगर तुम चुपचाप सबको अपना सच बता दोगी, तो सबके सामने अपनी गलती एक्सेप्ट कर लोगी, तो शायद अनुराग सर तुम्हें माफ भी कर देंगे। लेकिन अगर तुम इस तरह झूठ बोलती रहोगी तो तुम और बुरी तरीके से फंसती चली जाओगी। निशा ने राधिका के ऊपर चिढ़ते हुए कहा। वो थोड़ा घबरा तो रही थी, लेकिन उसे मालूम था कि राधिका की बात का कोई विश्वास नहीं करने वाला था, इसलिए वो राधिका की बातों से डरी नहीं थी। राधिका की वजह से उसे जो कुछ भी अभी तक सहना पड़ा, वो आज उसका पूरा और पक्का हिसाब चुकता कर देना चाहती थी। वो उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं थी। वैसे भी राधिका की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वो कब तक निशा से बहस कर पाती, इसका अंदाजा उसे नहीं था। मैंने तुम्हारे बारे में उधर सबके सामने कहा कि तुमने बहुत घटिया गाया और उससे तुम्हें गुस्सा आ गया और तुम उस बात का बदला मेरे कुत्ते से ले रही हो, यही है ना?
अनुराग ने बीच में आते हुए राधिका को बहुत ही ठंडी लेकिन गुस्से भरी नजरों से देखा। मारे गुस्से के उसके कान लाल हो गए थे। तुम्हें इस बात का अंदाजा है कि ये सब जो हो रहा है ये मेरी वजह से हो रहा है? अगर मैं पैसे ना देता ना तो ये सब कुछ नहीं होता। अगर मैं पैसे ना देता तो शायद तुम लोग यहां तक आ भी नहीं पाते और स्टेज पर इतनी घटिया परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। और मैं फिर से तुम्हारी मुंह पर ये बात कह रहा हूं, ना सिर्फ तुम घटिया गायक हो बल्कि तुम एक घटिया इंसान भी हो। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मेरी बात को काट करके बताओ और यहां से जाकर बताओ। अनुराग की आंखों में राधिका के लिए नफरत उतर आई थी। वो उसे ऐसे देख रहा था जैसे राधिका ने एक पल में ही उससे सब कुछ छीन लिया था। ना सिर्फ उसने माधुरी दीक्षित के उस गाने की बैंड बजा दी बल्कि उसने अनुराग के कुत्ते को इतनी भयंकर दवा खिला दी थी। अनुराग को लग रहा था कि ये लड़की अब हद से आगे बढ़ती जा रही है और इसे सबक सिखाना जरूरी था। लेकिन इधर राधिका जैसे जैसे उसकी बात सुनती जा रही थी उसके होश उड़ते जा रहे थे। उसे जिंदगी में कभी कोई इतना गलत समझ लेगा इस बात का उसे अंदाजा तक नहीं था। इस वक्त अनुराग उसके ऊपर जो इल्जाम लगा रहा था उनका कोई आधार ही नहीं था, लेकिन क्योंकि उसकी वजह से ये पूरा शो हो रहा था इसलिए राधिका उससे कुछ नहीं कह पा रही थी। लगता है तुम्हें सच में जिंदा रहने का ना कोई शौक नहीं है। पहले तो तुमने माधुरी जी के गाने को इतने गंदे तरीके से गाया, चलो मैंने बर्दाश्त कर लिया, सोचा ठीक है बच्ची है माफ करो। लेकिन अब तुम मेरे कुत्ते के पीछे लग गई। बच्ची होकर तुम इतना कैसे गिर सकती हो? मैं आखिरी बार कह रहा हूं, अगर मेरे कुत्ते को कुछ हो गया ना तो मैं देखता हूं कि तुम इस शहर से बाहर कैसे निकल पाती हो। अनुराग की सांसें मारे गुस्से के फूलना शुरू हो गई थी और उसकी एक उंगली राधिका के मुंह पर तनी हुई थी। ऐसे मौके पर अलीशा भी पीछे नहीं रहना चाहती थी। अपनी हील्स की टक टक करती आवाज के बीच वो राधिका के पास आई और गुस्से से देखने लगी। राधिका को लगा कि वो भी उसे कुछ कहने वाली थी, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं, उल्टा उसके चेहरे पर दो तमाचे जड़ दिए। अनुराग और उसकी गर्लफ्रेंड के सामने खड़े रहने की या कुछ भी कहने की ना तो सोनाली में हिम्मत थी और ना ही मिली में। उन्हें इस बात का एहसास तो हो गया था कि राधिका जो कह रही थी सही कह रही थी, लेकिन वो इस बारे में अनुराग से बहस कर सके इतना उनका मादा नहीं था। साली बेशर्म लड़की, तूने मेरी हनी को जहर देने की कोशिश की। तू क्या उसे जान से मार देने की सोच रही थी? अरे तुझे पता भी है मेरे कुत्ते की जान की कीमत क्या है? मेरे कुत्ते की जिंदगी की कीमत तेरे कुत्ते जैसी जिंदगी से ना 100 गुना ज्यादा है, समझी ना? और तुझे क्या लगता है कौन तू? हमारे सामने तेरी औकात क्या है? 2 कौड़ी की नचनिया। अलीशा की जुबान किसी कुल्हाड़ी की तरह राधिका के दिल के टुकड़े टुकड़े किए जा रही थी। ना जाने क्यों उस वक्त उसकी आंखों के सामने लकी का चेहरा नजर आ रहा था। उसे लग रहा था कि अगर यहां लकी होता तो उसे ये सब सुनना नहीं पड़ता और ना ही कुछ सहना पड़ता, लेकिन ना तो लकी यहां था और ना ही उसके आने की कोई आशंका थी, इसलिए उसका चेहरा भी राधिका के जहन में एक बार आकर चला गया। इधर अलीशा भी अपनी हील्स से आवाज करते हुए फिर से अनुराग के पास आकर खड़ी हो गई और वो हनी के बड़े से माथे को सहलाने लगी थी, जिसका दर्द कम हो गया था। अनुराग ने भी एक गहरी सांस ली और फिर हनी के पास आते हुए उसने अलीशा से पूछा, अब कैसा है ये? अनुराग ने पूछा, मैंने नर्स को बोल दिया है कि इसको पेन किलर दे दे। उसने दे दिया है तो अब ये काफी सही दिख रहा है। पहले तो ये दर्द के मारे जिससे इरिटेट हो रहा था ना, अब वैसे इरिटेट नहीं हो रहा और मुझे नहीं लगता कि हमें इसे हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत पड़ने वाली है। जब अलीशा और अनुराग आपस में बात कर रहे थे तो डॉक्टर उन दोनों के पास चुपचाप आकर हाथ बांध कर खड़ा हो गया था। जब अनुराग ने देखा और उससे इशारे से पूछा कि वो क्या कहना चाहता था तो उसने अनुराग की तरफ देखते हुए कहा, अनुराग सर सॉरी, लेकिन मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूं कि आप ना इसे किसी अच्छे डॉक्टर को जरूर दिखा लीजिए। क्या है कि हम तो इंसानों के डॉक्टर हैं, इसलिए जानवरों के बारे में ज्यादा ठीक से जानते नहीं। अभी तो इंजेक्शन देकर दर्द को कम कर दिया है, लेकिन फिर भी अगर किसी जानवर के डॉक्टर को नहीं दिखाया तो हो सकता है कि आगे थोड़ा प्रॉब्लम हो जाए। नहीं, मुझे नहीं लगता कि हमें इस चीज की अब कोई जरूरत है, अनुराग ने डॉक्टर से कहा और फिर जरा सा नीचे झुककर हनी के बड़े से माथों को सहलाने लगा। अभी तक उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ था। उसने राधिका के ऊपर ठंडी नजरों से देखा और फिर हनी का माथा सहलाते हुए राधिका पर तंज कसते हुए बोला, हनी बेटा, तुम्हें मालूम है अभी तुम्हें इतना दर्द किसकी वजह से हो रहा है? इस लड़की की वजह से। क्या तुम इससे बदला लेना चाहते हो? अनुराग ने कहा और फिर हनी की आंखों में देखने लगा। उसकी आंखों को देखकर हनी ने अपने दांतों को गुस्से से भींच लिया और उसकी शक्ल देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो उसकी सारी बात समझ गया था। अनुराग सर, आप ये क्या कर रहे हैं? हनी राधिका को नुकसान पहुंचा सकता है। मिली और सोनाली दोनों ही अनुराग की बातें सुनने के बाद डर गए थे। राधिका की भी हालत खराब हो गई थी।
और उसने अपनी आंखों को और ज्यादा खोला और घबराते हुए हनी की तरफ देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये कुत्ता होते हुए भी वो अनुराग की बात कैसे समझ रहा था और उसकी बात को इतनी गंभीरता से कैसे ले पा रहा था। फिर अनुराग अपनी बातों में थोड़ा सा और आगे बढ़ गया। जब उसने देखा कि हनी उसका साथ देने के लिए तैयार था तो उसने हनी के माथे को सहलाया, फिर धीरे से उसकी चैन खोल दी, फिर उसे राधिका की तरफ जाने का इशारा कर दिया। हनी ने एक बार के लिए राधिका को घूरते हुए देखा और उसके बाद उसने अपनी जीभ निकाली और गुर्राते हुए राधिका की तरफ तेजी से भागने लगा। राधिका से ज्यादा हालत इस वक्त सोनाली और मिली की खराब हो गई थी। वो उसे देखकर इतना डर गई कि वो कब राधिका को छोड़कर वहां से भाग गई उन्हें खुद पता नहीं चला कि कोई परवाह नहीं थी। खुद राधिका को भी ना तो अपनी और ना ही अपने दर्द की कोई चिंता बाकी रह गई थी। वो तो अब ये भी भूल गई थी कि उसके शरीर में कौन से हिस्से में दर्द हो रहा था। जैसे ही उसने हनी को गुर्राते देखा, उसके बड़े बड़े दांत उसकी आंखों में चमके तो वो तुरंत वहां से पीछे की तरफ भाग खड़ी हुई। राधिका उस फव्वारे के आसपास भाग रही थी और हनी उसके पीछे पीछे भाग रहा था। वो आगे आगे थी और हनी उसके पीछे पीछे। राधिका उससे अपनी जान छुड़ाने की पूरी कोशिश तो कर रही थी, लेकिन हनी से जान बचाकर निकल पाना इतना आसान नहीं था। फव्वारे के आसपास एक दो चक्कर लगाने के बाद जब राधिका के सामने के दरवाजे की तरफ भागे जा रही थी, हनी उससे भी तेज भागकर उसके सामने आकर खड़ा हो गया। फिर वो उसे देखते हुए उसके ऊपर गुर्राने लगा। राधिका के पास अब बचने का कोई चारा नजर नहीं आ रहा था। अगर वो पीछे जाती तो हनी उसके ऊपर लपक जाता और वो आगे जाती तो हनी वहां से उसको अपने दांतों से लपक लेता। हनी का चेहरा गुर्राने की वजह से कांप रहा था और राधिका के पैर उसकी वजह से कांपे जा रहे थे। अब आगे क्या होने वाला था? क्या हनी के दांत राधिका के जिस्म में गड़ जाते या फिर राधिका अपने आप को बचा ले जाती? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब?